प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ से हमारा अध्याय संख्या 4 प्रारंभ हो रहा है। दिए गए चित्र की आप स्क्रीनशॉट लें और उसे अपने पास सेव रखें। धन्यवाद। नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं आपके सामने विज्ञान की 26वीं वीडियो लेकर आया हूँ और आज हम अध्याय 4 पर आ चुके हैं। आपको जो मैंने होमवर्क दिया था तीसरे चैप्टर के उनको आप जरूर करके मुझे बताएं। हमारा जो नया चैप्टर आ गया है उसका नाम है प्रतिरक्षा व रक्त समूह। इस चैप्टर में हम प्रतिरक्षा के बारे में बात करेंगे। हमारा जो शरीर है वो किस प्रकार से बाह्य रोगाणुओं से लड़ता है और अपने आप की रक्षा कराता है। यानी हमारे शरीर में जो जैसे कि देश पर फौजी सैनिक जो होते हैं, हमारे सैनिक जो होते हैं वो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, उसी प्रकार हमारे शरीर में कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं, ऐसे प्रतिजन पाए जाते हैं या फिर ऐसे एंटीबॉडी पाई जाती है हमारे शरीर में, जिन्हें हम प्रतिरक्षा कहते हैं, जो बाह्य रोगाणुओं से हमारी क्या करती हैं, रक्षा करती हैं। ये जो प्रतिरक्षी होते हैं ये प्रोटीन के भी बने हो सकते हैं और अन्य पदार्थों से भी बने हो सकते हैं। इन पदार्थों के कारण ही हमारा शरीर जल्दी से बीमार नहीं पड़ता है। आजकल एक भयानक बीमारी कोरोना चल रहा है, इसमें भी आप बार बार सुनते होंगे कि अधिक वृद्ध व्यक्ति और 10 साल से कम के बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि उनकी प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर है। ये शब्द आपने सुना होगा वहाँ पर भी। तो इस चैप्टर में हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। आखिर ये प्रतिरक्षा तंत्र है क्या? प्रतिरक्षा शब्द यानी हमारे शरीर में एक इम्यूनिटी पावर होती है जो कि एक यानी निश्चित समय बाद यानी युवा अवस्था में वो अधिक होती है और जो वृद्ध अवस्था होती है या 10 साल से कम के बच्चे होते हैं उनकी प्रतिरक्षा इम्यूनिटी पावर बहुत कम होती है। इसीलिए कोई भी रोग उन्हें जल्दी से अपने चुंगल में ले सकता है, अपने जाल में फंसा सकता है, बीमार कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रतिरक्षी से पहले हमको एक शब्द और भी जानने को यहाँ पर मिलेगा जिसका नाम है प्रतिजन। प्रतिजन देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, मैंने लिखा हुआ है प्रतिजन। ये बाह्य रोगाणु या पदार्थ होते हैं, बाह्य रोगाणु या क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं। एंटीजन भी इनको बोला जाता है। ये प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड व लिपिड से बने हो सकते हैं। देखो ये खुद भी किससे बने हैं, प्रोटीन से बने हैं। और हमारा जो प्रतिरक्षी तंत्र है वो भी किससे मिलकर बना है, वो भी प्रोटीन से मिलकर बना है। तो देखो ये किस किस से मिलकर, हम पढ़ते हैं, टॉपिक पर आते हैं। प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, लिपिड से बने हो सकते हैं। ये जिस स्थान पर प्रतिरक्षी से क्रिया करते हैं, ये जिस स्थान से प्रतिरक्षी से क्रिया करते हैं उसे एंटीजन निर्धारक क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? एंटीजन निर्धारक क्षेत्र भी कहते हैं। प्रतिजन जो होते हैं ये प्लाज्मा से बने होते हैं। ये बी लसिका कोशिका प्रतिरक्षी उत्पादक प्लाज्मा में रूपांतरित कर प्रतिरक्षी उत्पादन हेतु प्रेरित करता है। यानी अगर ये ना हो तो ये हमारे शरीर में जल्दी से नहीं बनता है। यानी प्रतिरक्षी जो होता है उसको एक्टिव करने के लिए प्रतिजन की आवश्यकता हमारे शरीर में होनी चाहिए, यानी प्रतिजन होने चाहिए। अब देखो प्रतिरक्षी की बात करते हैं, हम थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। प्रतिरक्षी जो होता है ये, इसका जो शॉर्टकट नाम होता है वो आईजी प्रोटीन भी है। क्या है इसका नाम पूरा? यानी आईजी प्रोटीन है। आईजी प्रोटीन का पूरा नाम है इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन। आपने हीमोग्लोबिन तो सुना ही होगा, उसी प्रकार इम्यूनोग्लोबिन है। इसे गामा ग्लोबिन प्रोटीन भी कहते हैं। इसका पूरा नाम क्या है? इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनो शब्द से ही क्या बनता है? इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, जिसका नाम प्रतिरक्षी तंत्र बनता है। इम्यूनिटी सिस्टम होता है और ये ग्लोबिन है, ये हमारे रक्त में पाया जाता है। आईजी प्रोटीन इसका यानी शॉर्टकट नाम है और पूरा नाम इसका क्या हो गया? इम्यूनोग्लोबिन इसका पूरा नाम हो गया है। इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन इसे कहा जाता है। ध्यान रखेंगे इम्यूनो शब्द जो यहाँ पर आई शब्द है उसको इम्यूनो और जी से क्या बनेगा? ग्लोबिन। इम्यूनो का मतलब इम्यूनो से ही इम्यूनिटी पावर हमारी बढ़ती है। देखो आगे हम टॉपिक पे चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है, अच्छा, जहां पर प्रतिजन और प्रतिरक्षी दोनों आपस में कार्य करते हैं, ये वाला जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो होता है यहाँ पर ये दोनों जुड़ते हैं और इसको अपन क्या बोलते हैं? पैराटोप इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? पैराटोप इसे कहा जाता है। देखो मैं आपके सामने एक चित्र बना हुआ है, ये प्रतिरक्षी की संरचना है। आप देख रहे हैं वाई आकार की एक संरचना आपको नजर आ रही है। वाई आकार की जो ये संरचना है इसमें 4 इकाइयों से मिलकर बना है। कितनी इकाइयों से मिलकर बना है?
कि ये 4 इकाइयों से मिलकर बना है, जिसमें से 2 तो भारी है। देखो यहाँ पर H लिखा हुआ है, H का मतलब हैवी है। ये दोनों जो ये वाली हैं ये तो कैसी हैवी हैं। और इधर देखो L लिखा हुआ है, VL लिखा हुआ है, अपनी बुक में भी आप देख सकते हो चित्र में। इधर देखो ध्यान देना, आपको ध्यान देना है। VL लिखा हुआ है, VL का मतलब होता है लाइट वेट होता है इनका, ये हल्की होती है। और जो भारी होती है उनका जो आणविक भार होता है वो 440 एमिनो अम्ल का होता है। जो भारी वाली होती है उनका एमिनो, उसमें कितना आणविक भार होता है, 440 एमिनो अम्ल इनका होता है, ठीक है। और जो हल्की वाली होती है उनका कितना होता है, 220 एमिनो अम्ल इनमें पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो दोनों यहाँ पर बंधे होते हैं उसमें डबल एस बंद होते हैं, यानी जो पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, भारी व हल्की मिलकर HL द्विलक इकाई बनाते हैं। जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, जब ये क्रिया करेंगे आपस में, ये तो क्या कहलाते हैं, पैराटॉप कहलाते हैं। और जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो कौन सी संरचना बनती है, द्विलक इकाई बनती है। अभी तो ये 4 इकाई है, जब ये इससे जुड़ जाएगा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा इससे जुड़ जाएगा तो कैसी इकाई बन जाएगी, द्विलक इकाई बन जाएगी, जिसे अपन हैवी लाइट इकाई भी कहते हैं, जिसे HL इकाई भी कहते हैं। 2 द्विलक इकाई मिलकर एक प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं। 2 द्विलक इकाई मिलकर क्या करते हैं, जैसे ये इससे मिल जाएगा और ये इससे मिल जाएगा तो 2 मिल गए, और तो एक संरचना किसकी बन जाएगी, हमारे पास एक प्रतिरक्षी की संरचना बन जाएगी, यानी एक इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन की संरचना निर्मित हो जाती है, ठीक है। 2 अर्धांशों के मध्य डाइसल्फाइड बंध पाए जाते हैं। क्या लिखा हुआ है, 2 अर्धांशों के मध्य, वो डाइसल्फाइड, डबल एस का मतलब है डाइसल्फाइड बंध। इन दोनों के मध्य में क्या पाया जाता है, डाइसल्फाइड बंध पाया जाता है। इन दोनों के मध्य में भी डाइसल्फाइड बंध पाया जाता है, और इन दोनों के मध्य में भी क्या पाया जाता है, डाइसल्फाइड बंध पाया जाता है। आपको ध्यान देना है इधर भी। आगे लिखा हुआ है अस्थिर भाग प्रतिजन से क्रिया करता है। अस्थिर भाग, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अस्थिर भाग, और जो स्थिर भाग से क्या करता है, ये क्रिया करता है। अस्थिर भाग प्रतिजन से क्या करता है, क्रिया करता है, तथा श्रृंखला के NH2 की ओर गति करता है। किसकी ओर गति करता है, ये NH2 की ओर गति करता है। इसे FB बी कहते हैं, फ्रेगमेंट AB कहते हैं इसे। फ्रेगमेंट AB का मतलब क्या होता है, फ्रेगमेंट यानी बंध बनाता है, इससे जोड़ा बना लेता है। ये इसके साथ क्या करता है, फ्रेगमेंट बनाता है। और फ्रेगमेंट AB, इसे तो क्या कहा गया है, A1 माना गया है, इसे क्या माना गया है, B, यानी F फ्रेगमेंट, इससे इसका जब बंध बनता है, किसके कारण बनता है, डाइसल्फाइड बंध के कारण बनता है, NH2 अंश की ओर बनता है। यह भाग श्रृंखला के COOH अंश की ओर होता है। किसकी ओर होता है, COOH अंश की ओर ये पाया जाता है, ठीक है। देखो मैं आपको फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ। प्रतिरक्षी की जो संरचना होती है वाई आकार की होती है, 4 एकलक इकाइयों से मिलकर बना होता है। 2 एकलक इकाई हल्की होती है, 2 कैसी होती है, भारी होती है। और जब एक हल्की और एक भारी मिल जाती है तो इसे HL द्विलक इकाई भी कहते हैं। इन दोनों के मध्य में डाइसल्फाइड बंध पाया जाता है। जहां पर ये क्रिया करते हैं उसे पैराटॉप कहते हैं। अस्थिर भाग में प्रतिजन जुड़े रहते हैं और प्रतिजन से क्रिया करते हैं तथा श्रृंखला के NH2 अंश की ओर गति करते हैं। इसे FB भी कहते हैं, FAB भी कहते हैं। FAB का मतलब मैंने बोला था फ्रेगमेंट AB, यानी A और B जो पार्ट होता है, A पार्ट इसे माना गया है और B पार्ट इसे माना गया है। इसका फ्रेगमेंट हो जाएगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। यहाँ पर ये देखो, ये उल्टा 3 सा लग रहा है आपको, ये सीधा 3 लग रहा है, ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। इसी ही स्थान को क्या कहते हैं, पैराटॉप कहते हैं। इस स्थान को क्या कहते हैं, पैराटॉप कहते हैं। और ये FAB का मतलब फ्रेगमेंट A और B का जुड़ना। यह भाग श्रृंखला के COOH अंश की ओर होता है, ठीक है। इसे अच्छा अंश की ओर होता है। और ये जो मैंने आपको संरचना बताई, ये प्रतिरक्षी की संरचना है, इसको और अच्छे से ढंग से आप पढ़ना है। एक इसमें FC भाग भी पाया जाता है, और जो FC भाग होता है वो अधिकतर प्रतिरक्षियों के वाई और स्वरूप में दोनों भुजाओं के उद्गम स्थल में लचीले भाग की ओर पाए जाते हैं, जिन्हें हिंज कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें हिंज कहते हैं। जो C भाग होता है, FC भाग क्या कहलाता है, हिंज कहलाता है। जो कैसे होते हैं, लचीले होते हैं, जिनके कारण ही वो आपस में क्रिया कर पाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखो अपना टॉपिक ये पूरा हो चुका है। इसको आप अच्छे से बार बार देखोगे या पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। प्रतिजन व प्रतिरक्षी की परिभाषा लिखनी है आपको।
मैंने आपको प्रतिजन्म प्रतिरक्षी के बारे में बताया भी है, परिभाषा भी आपको थोड़ी सी बताई है। आपको इसको और ढंग से पढ़ के मुझे होमवर्क में बताना है कि प्रतिजन्म प्रतिरक्षी किसे कहते हैं। आपको होमवर्क करना है और इसी प्रकार आप हमसे जुड़े रहिए, होमवर्क करते रहिए।